Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. बिल्कुल, और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। ये उन विचारों के जन्म की कहानी है जिन्होंने पूरी 20वीं सदी को आकार दिया। सही बात है। और आज भी मतलब वैश्विक राजनीति पर इसका असर दिखता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब बदलाव आखिर हुए क्यों और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब ये सारे विचार पनप रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी और पूरे यूरोप में एक तरह से बदलाव की हवा चल रही थी। लेकिन सवाल ये था कि बदलाव हो तो कैसा हो। इस पर शायद सब एकमत नहीं थे। हाँ, बिल्कुल नहीं थे। उस समय समाज में मोटे तौर पर 3 अलग-अलग गुट थे: उदारवादी, रैडिकल और रूढ़िवादी। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों नाम आज भी राजनीति में सुनाई देते हैं, है ना? यही तो इसकी खासियत है। देखिए, जो उदारवादी लिबरल्स थे वो चाहते थे कि राजशाही की जो अनियंत्रित सत्ता है वो खत्म हो। वो सभी धर्मों का सम्मान चाहते थे और एक चुनी हुई संसदीय सरकार के पक्ष में थे। लेकिन वो पूरी तरह से लोकतंत्रवादी नहीं थे। अच्छा, मतलब वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे। तो वो मानते थे कि वोट का अधिकार सिर्फ संपत्ति वाले पुरुषों को ही होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे रैडिकल्स। वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश की आबादी के बहुमत पर आधारित हो। और जहां तक मुझे याद है, इन्होंने महिला मताधिकार आंदोलनों का भी समर्थन किया था। हाँ, किया था। और वो बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को जो विशेषाधिकार मिले हुए थे उनके सख्त खिलाफ थे। वो तेज और बड़े बदलाव चाहते थे। और फिर तीसरा गुट था रूढ़िवादियों का, जो इन दोनों के ही खिलाफ था। सही कहा। वो तो आमतौर पर बदलाव के विचार का ही विरोध करते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते वो भी मानने लगे थे कि कुछ बदलाव तो जरूरी हैं। पर वो चाहते थे कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी हो। हाँ, कि अतीत का सम्मान करते हुए बहुत धीरे धीरे बदलाव हो। तो ये 3 अलग-अलग सोच थी जो समाज में टकरा रही थी। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। जब ये सब चल रहा था तब एक नया विचार सामने आया, समाजवाद। ये क्या था? ये इन तीनों से कैसे अलग था? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम था। समाजवादी निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ही खिलाफ थे। मतलब वो इसे ही सारी समस्याओं की जड़ मानते थे? बिल्कुल। उनका तर्क बहुत सीधा था कि जो संपत्ति का मालिक है, जैसे कोई फैक्ट्री मालिक, वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि जो मजदूर उस संपत्ति को उत्पादक बना रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है या नहीं। सही। और यहीं पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का विचार सबसे असरदार साबित हुआ। उनसे पहले भी तो कुछ समाजवादी थे, जैसे रॉबर्ट ओवन। हाँ, थे। वो सहकारी समुदायों की बात करते थे, लेकिन मार्क्स ने इसे एक पूरी व्यवस्था के तौर पर देखा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों के श्रम से ही आता है, लेकिन मजदूरों की हालत कभी सुधरती नहीं। ये शोषण का विचार था। हाँ, यही सबसे क्रांतिकारी शब्द था, शोषण। मार्क्स ने कहा कि शोषण से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, मजदूरों को पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना होगा और एक साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज बनाना होगा। जी, एक ऐसा समाज जहां सारी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण हो। तो ये विचार रूस तक कैसे पहुंचे और रूस के हालात कैसे थे कि इस विचार को वहां इतनी जमीन मिली? बहुत जरूरी सवाल है। 1914 में रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था और रूस उस समय यूरोप के बाकी देशों से बहुत अलग था। कैसे? वहां लगभग 85% आबादी खेती पर निर्भर थी। उद्योग थे पर बहुत कम, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में। और मजदूरों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कम वेतन, काम के ज्यादा घंटे। और किसानों की हालत भी खराब थी। वो जमीन चाहते थे, लेकिन ज्यादातर जमीन पर कुलीनों, राजशाही और चर्च का कब्जा था। पर यहाँ एक अनोखी बात थी। रूसी किसान समय समय पर अपनी जमीन अपने कम्यून, जिसे मीर कहते थे, उसको सौंप देते थे। अच्छा। और फिर वो कम्यून उसे परिवार की जरूरतों के हिसाब से दोबारा बांटता था। हाँ। तो एक तरह से उनमें सामूहिक खेती की भावना पहले से मौजूद थी।
और इसी वजह से समाजवादियों को लगा कि रूस में समाजवाद आसानी से आ सकता है। तो इसी माहौल में राजनीतिक पार्टियां बननी शुरू हुई। हाँ, हालांकि 1914 से पहले वो सब अवैध थीं। 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, जो बाद में 2 गुटों में बंट गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। बिल्कुल। बोल्शेविकों का नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। वो एक अनुशासित पेशेवर क्रांतिकारियों की पार्टी चाहते थे। और मेंशेविक मानते थे कि पार्टी सभी के लिए खुली होनी चाहिए। जी। और फिर 1900 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनी, जो किसानों के अधिकारों की बात करती थी। तो अब माहौल तैयार था, असंतोष था, विचार थे, लेकिन क्रांति अचानक तो नहीं हुई। कहते हैं 1905 की घटनाएं एक तरह की ड्रेस रिहर्सल थी। बिल्कुल सही शब्द है। 1904 मजदूरों के लिए बहुत बुरा साल था। महंगाई बढ़ रही थी। जब कुछ मजदूरों को नौकरी से निकाला गया तो हड़तालें शुरू हो गईं। और फिर हुआ खूनी रविवार। हाँ, फादर गैपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जब विंटर पैलेस पहुंचा तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए। इस घटना ने तो लोगों का जार पर से भरोसा ही उठा दिया होगा। पूरी तरह से। इस घटना ने 1905 की क्रांति को जन्म दे दिया। पूरे देश में प्रदर्शन होने लगे और इसी दबाव में जार ने एक सलाहकार संसद यानी ड्यूमा बनाने की अनुमति दी। लेकिन उसने उसे चलने नहीं दिया। नहीं, उसने पहली ड्यूमा को 75 दिन में और दूसरी को 3 महीने में बर्खास्त कर दिया। वो अपनी सत्ता बांटना नहीं चाहता था। और फिर रही सही कसर प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी कर दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हाँ, युद्ध ने जार की सरकार को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। कैसे? एक तो रूस की सेना जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह हार रही थी। 1917 आते आते 70 लाख से ज्यादा लोग हताहत हो चुके थे। सेना का मनोबल टूट चुका था। और देश के अंदर? देश के अंदर युद्ध ने उद्योग पर बहुत बुरा असर डाला। मजदूरों की कमी हो गई और शहरों में, मतलब पेट्रोग्राद जैसे शहरों में, रोटी और आटे की भारी किल्लत हो गई। तो एक तरफ सैनिक मोर्चे पर मर रहे थे और दूसरी तरफ उनके परिवार शहरों में भूखे थे। बिल्कुल। जार की सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? राजशाही का अंत कैसे हुआ? फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में भोजन की भारी कमी के कारण हड़तालें हुईं। और इस बार इन हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थीं। अच्छा। धीरे धीरे सैनिक भी प्रदर्शनकारियों से जा मिले और 2 मार्च को जार को गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक अनंतिम सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ। लेकिन सत्ता तो बोल्शेविकों के हाथ में आई। ये कैसे हुआ? फरवरी से अक्टूबर के बीच ऐसा क्या बदला? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक नेता व्लादिमीर लेनिन निर्वासन से रूस लौट आए। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थेसिस पेश की। हाँ, जिसमें 3 मुख्य मांगे थीं। युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों को दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। शांति, रोटी और जमीन। बिल्कुल, ये वो वादे थे जो अनंतिम सरकार नहीं कर पा रही थी। गर्मियों तक बोल्शेविकों का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सरकार कमजोर होती जा रही थी। और फिर 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। हाँ, लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सैन्य क्रांतिकारी समिति ने सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। सत्ता पर कब्जा करने के बाद बोल्शेविकों ने क्या बदलाव किए? सत्ता में आते ही उन्होंने ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। और किसानों को उस जमीन पर कब्जा करने की अनुमति दी गई। जी, और रूस एक दलीय राज्य बन गया। लेकिन क्या सब कुछ शांति से हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद गृह युद्ध यानी सिविल वॉर शुरू हुआ। बोल्शेविकों, जिन्हें रेड्स कहा जाता था, उनको जार समर्थकों व्हाइट्स और समाजवादी क्रांतिकारियों ग्रीन्स से लड़ना पड़ा। और बाहरी ताकतों ने भी हस्तक्षेप किया था। हाँ, लेकिन 1920 तक बोल्शेविकों ने पूर्व रूसी साम्राज्य के ज्यादातर हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। और लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन का दौर आया, जो सामूहिकीकरण के लिए जाना जाता है। और इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कुलकों यानी धनी किसानों से जमीन छीन ले और सभी किसानों को सामूहिक खेतों यानी कोलखोज में काम करने के लिए मजबूर किया। ये तो जबरदस्ती थी। ये बहुत क्रूर नीति थी। जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हें बहुत गंभीर सजा दी गई। और इसके बावजूद उत्पादन तुरंत नहीं बढ़ा। और 1930-33 के अकाल में 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए
इन सब का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या है? देखिए, रूसी क्रांति ने दुनिया को समाजवाद का एक व्यवहारिक मॉडल दिया, जिसने दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टियों को प्रेरित किया, जिसमें भारत भी शामिल है। यूपीएससी के लिए समाजवाद, साम्यवाद, एकदलीय राज्य, नियोजित अर्थव्यवस्था और इन विचारधाराओं का वैश्विक प्रभाव, ये सारी अवधारणाएं समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये विश्व इतिहास के पेपर में सीधे तौर पर उपयोगी है। और एक अंतिम विचार, क्या एक आदर्श समाज बनाने का प्रयास, जैसा कि बोल्शेविक करना चाहते थे, अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दमन की ओर ले जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो रूसी क्रांति हमारे सामने छोड़ जाती है। इस तरह के और गहन एनालिसिस के लिए सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीके के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.